हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक एनालिसिस के फर्स्ट वीडियो में हमने आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है इसको डिस्कस किया था, क्योंकि ये आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही प्लास्टिक एनालिसिस का बेस है। इसी के बेसिस पे हम प्लास्टिक एनालिसिस कर पाते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि स्टेजेस ऑफ लोडिंग क्या चीज़ होती है, उसको डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था जब हम किसी स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रेजुअली लोड इंक्रीज़ करते हैं तो फिर जो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन होता है उस क्रिटिकल सेक्शन पे जो एक्सट्रीम फाइबर होते हैं उनके अंदर स्ट्रेसेस जो है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाती है। और मैंने आपसे कहा था कि वो जो है वो फर्स्ट स्टेज है, मतलब वहाँ पे इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाती है और उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड होता है उसे आपने WY बोला था, मतलब यील्ड लोड बोला था। उसके बाद लोड को और इंक्रीज़ करते हैं तो फिर जो क्रिटिकल सेक्शन होता है, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, उसके नीचे के फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर स्ट्रेसेस यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाती है। और जब वो पूरा का पूरा सेक्शन यील्ड स्ट्रेस हो जाती है, पूरे सेक्शन के हर फाइबर के अंदर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाती है, तो मैं बोलता हूँ कि वो सेक्शन फुल्ली प्लास्टिसाइज सेक्शन हो जाता है, मतलब हिंज फॉर्म हो जाती है। उसके बाद और उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड होता है उसे हमने W1 बोला था। उसके बाद अगर लोड और इंक्रीज़ करते हैं तो फिर जो दूसरे क्रिटिकल सेक्शंस हैं उनके ऊपर प्लास्टिक हिंज फॉर्म होने लगती है और ये प्लास्टिक हिंजेस तब तक फॉर्म होती हैं जब तक कि मैकेनिज्म ना बन जाए, और जब मैकेनिज्म बन जाता है तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। इसकी बात हमने की थी लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था। अब आज हम आगे चलते हैं और प्लास्टिक थ्योरी और इलास्टिक थ्योरी में क्या डिफरेंस है इसकी बात करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको प्लास्टिक एनालिसिस और इलास्टिक एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज और आगे चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको इलास्टिक थ्योरी की बात करता हूँ कि इलास्टिक थ्योरी क्या बोलती है। तो देखिए, मैंने हेडिंग डाली इलास्टिक थ्योरी और इसमें आपसे कहा कि वर्किंग लोड मेथड ऑफ डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी, कि जो वर्किंग लोड मेथड है जिसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी बोला जाता है, ये इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। मतलब यहाँ पे या इस थ्योरी में हम मटेरियल की स्ट्रेंथ अप टू यील्ड पॉइंट तक कंसीडर करते हैं, और जैसे ही मटेरियल के अंदर यील्ड आता है तो बोल देते हैं कि वो इलास्टिक थ्योरी की लास्ट लिमिट है, मतलब लिमिट है वो। अब इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होता है, तो देखिए, अगर मुझे अलाउएबल या वर्किंग लोड या सर्विस लोड बताना है तो फिर मैंने कहा जो यील्ड लोड है उसको एक फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको वर्किंग लोड मिल जाएगा। तो मैंने कहा वो जो फैक्टर है उसे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होगा यील्ड लोड अपॉन वर्किंग लोड या सर्विस लोड। तो इसको मैंने बोला कि WY अपॉन WW। क्लियर? अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसको रिप्रेजेंट करता है? द फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंट्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू द यील्ड लोड। कि इलास्टिक थ्योरी में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो किसके करस्पॉन्डिंग है? वो यील्ड लोड के करस्पॉन्डिंग है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या चीज़ होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, वो भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो एडिशनल स्ट्रेंथ होती हैं, एडिशनल स्ट्रेंथ का मतलब है कि W1 से WY के बीच में जो स्ट्रेंथ मटेरियल के अंदर होती है बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज, कि फर्स्ट यील्ड आने के बाद से लेके किसी सेक्शन के पूरी तरह प्लास्टिसाइज होने तक जो लोड स्ट्रक्चर ने लिया वो फिर WU से लेके W1, मतलब फर्स्ट हिंज बनने के बाद से मैकेनिज्म बनने तक, मतलब बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड स्टेज, ये जो एडिशनल स्ट्रेंथ है वो हम इलास्टिक थ्योरी में कंसीडर नहीं करते, और इसीलिए मैंने लिखा कैन नॉट टेक इनटू अकाउंट इन दिस मेथड। कि इलास्टिक थ्योरी में ये जो स्टेजेस हैं, मतलब WU से लेके WY के बीच में जो लोड स्ट्रक्चर ने लिया वो कंसीडर नहीं किया जाता। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा द एडिशनल स्ट्रेंथ WU माइनस WY बियॉन्ड यील्डिंग रिमेन्स एन अनयूटिलाइज रिजर्व स्ट्रेंथ। कि ये जो स्ट्रेंथ है ये अनयूटिलाइज स्ट्रेंथ होती है किसी भी मटेरियल के अंदर, अगर आप इस इलास्टिक थ्योरी के बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं तो। क्लियर? इसी कारण से इस मेथड से जो सेक्शन आप डिज़ाइन करते हैं वो बहुत हैवी सेक्शन आते हैं, इस कारण वो जो डिज़ाइन होती है वो अनइकोनॉमिकल डिज़ाइन कहलाती है, क्योंकि वो अनइकोनॉमिकल होती है।
ठीक, मतलब सेक्शन बहुत हैवी हो जाते हैं तो मटेरियल ज़्यादा लगता है, मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए वो अनइकोनॉमिकल सेक्शन होते हैं। अब प्लास्टिक थ्योरी की बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन प्लास्टिक थ्योरी, कि जो अल्टीमेट लोड डिज़ाइन है वो प्लास्टिक थ्योरी के बेसिस पे होती है। अब प्लास्टिक थ्योरी में मटेरियल की स्ट्रेंथ हम अल्टीमेट लोड तक कंसीडर करते हैं, मतलब WU तक कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी ली जाती है उसकी बात करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसे मैं लोड फैक्टर बोलता हूँ। तो देखो प्लास्टिक मेथड में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लोड फैक्टर से डिनोट किया जाता है। तो लोड फैक्टर इज इक्वल टू होगा अल्टीमेट या कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग लोड। क्लियर? तो फिर इसको मैंने बोला WU अपॉन WW। क्लियर? अब यहाँ पे जो लोड फैक्टर है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने लिखा द लोड फैक्टर रिप्रेजेंट्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू द अल्टीमेट कोलैप्स लोड, कि ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये कोलैप्स लोड के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे यील्ड लोड के रिस्पेक्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने बोला था, यहाँ पे जो लोड फैक्टर है वो अल्टीमेट लोड के रिस्पेक्ट में है। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, द लोड फैक्टर लिंक्स द वर्किंग लोड directly with the collapse load, which is of greater practical significance as compared to the yield load। इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे जो लोड फैक्टर है ये डायरेक्टली कोलैप्स लोड और वर्किंग लोड को लिंक कर रहा है। ठीक, इसका क्या मतलब है, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए जो यील्ड लोड होता है वो तो इंटरमीडिएट स्टेज है। जब आप किसी मटेरियल को टेस्ट करते हैं यूटीएम के ऊपर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर, तो फिर जो यील्ड लोड आता है वहाँ पे मटेरियल फेल नहीं होता। मटेरियल की जो अल्टीमेट लिमिट आती है वो WU पे आती है। ठीक, और उसके बाद फिर नेकिंग स्टार्ट होती है और मटेरियल फेल हो जाता है। मतलब हमें जो मशीन में दिखता है वो WU दिखता है। कई मटेरियल में तो यील्ड लोड पता भी नहीं चलता और निकल जाता है। ठीक है, मतलब यील्ड लोड के बेसिस पे हम अगर स्ट्रेंथ या वर्किंग लोड कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो वर्किंग लोड है अगर ये आप कोलैप्स लोड के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक, और इसीलिए लोड फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कोलैप्स लोड और वर्किंग लोड को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बाय द अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ लोड फैक्टर द डिज़ाइनर कैन लिमिट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स टू एन एक्सेप्टेबल लो वैल्यू। ठीक, इसका क्या मतलब है? देखिए हर स्ट्रक्चर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है और इसी कारण से एक इम्पॉर्टेंस फैक्टर नाम का एक टर्म होता है। ठीक है, तो जिस स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंस फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उसके लिए लोड फैक्टर उतना ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोड फैक्टर होगा उतनी ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। तो फिर जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए लोड फैक्टर हम ज़्यादा रखते हैं। तो फिर जब लोड फैक्टर ज़्यादा रखोगे मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेलियर है, ठीक यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स जो है वो उतनी कम हो जाएगी। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि दिस मेथड फुल्ली यूटिलाइज द एडिशनल और रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ऑन ए रेशनल बेसिस। देखिए मैंने कहा ये जो प्लास्टिक थ्योरी है ये मटेरियल की स्ट्रेंथ अप टू पॉइंट D तक कंसीडर करती है। ये अप टू पॉइंट D तक कंसीडर करने का मतलब है कि हम जब तक स्ट्रेन की वैल्यू मटेरियल के अंदर 1.5% के आसपास होती है हम तब तक मटेरियल की स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताया था, उसमें आपसे कहा था कि D पॉइंट तक जो मटेरियल के अंदर स्ट्रेन होती है वो 1.5% के आसपास होती है और हम इस थ्योरी में प्लास्टिक थ्योरी में मटेरियल की स्ट्रेंथ उस D पॉइंट तक ही कंसीडर करते हैं। जो स्ट्रेन हार्डनिंग वाला पोर्शन है या जो नेकिंग वाला पोर्शन है वो कंसीडर नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। ठीक, हालांकि जो मटेरियल का बिहेवियर है प्लास्टिक बिहेवियर वो ब्रेकिंग पॉइंट तक होता है, लेकिन हम प्लास्टिक एनालिसिस में मटेरियल की स्ट्रेंथ अप टू पॉइंट D तक कंसीडर करते हैं। क्लियर? और
जब मटेरियल की इस रिजर्व स्ट्रेंथ को भी आप कंसीडर करते हैं तो फिर जो आपको इस मेथड के बेसिस पे डिज़ाइन करने पे स्ट्रक्चर मिलते हैं उनके सेक्शंस बहुत थिन होते हैं, स्लेंडर सेक्शन मिलते हैं। इस कारण से इस मेथड के बेसिस पे जो आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करोगे वो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होगा। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी की बात और करते हैं कि किसी भी मटेरियल के अंदर ये जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, इसी कारण से हम किसी भी मटेरियल की जो रिजर्व स्ट्रेंथ होती है उसको कंसीडर कर पाते हैं। और इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल्स इज रिकॉग्नाइज्ड एंड टेकन एडवांटेज बाय द डिज़ाइनर, कि डिज़ाइनर्स ने मटेरियल की ये जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है इसको रिकॉग्नाइज़ किया, कंसीडर किया और उसके बेसिस पे जो उन्होंने सेक्शन डिज़ाइन किए वो बहुत थिन सेक्शन मिले, स्लेंडर सेक्शंस मिले। इस कारण से जो स्ट्रक्चर मिलता है वो हमें इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर मिलता है। मतलब ये जो डिज़ाइन है वो इकोनॉमिकल डिज़ाइन होती है, ठीक, जब हम मटेरियल की ये प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी को कंसीडर करते हैं। अब जो अल्टीमेट लोड मेथड है वो प्लास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। मतलब इस मेथड में हम मटेरियल की प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं या मटेरियल की स्ट्रेंथ अप टू अल्टीमेट लोड तक कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो फिर जो सेक्शंस मिलेंगे वो तो इकोनॉमिकल सेक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो इलास्टिक मेथड होता है उसमें भी हम कई सारे केसेस में इनडायरेक्टली प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए आज मैं उन्हीं केसेस को डिस्कस और करता हूँ। तो शुरुआत करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि वर्किंग लोड मेथड बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी ऑल्सो कंसीडर द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी इन एन इनडायरेक्ट मैनर, ठीक। अब वो केसेस कौन से उनको डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सम केसेस आर गिवन बिलो। फर्स्ट केस की बात करता हूँ। देखिए द वर्किंग स्ट्रेस इन फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग में कंप्रेशन इज हायर देन इन डायरेक्ट कंप्रेशन, कि बेंडिंग में जो वर्किंग स्ट्रेस मिलती है कंप्रेशन में वो ज़्यादा होती है डायरेक्ट कंप्रेशन के कंपैरिजन में, ठीक। इसका क्या मतलब है और क्यों ऐसा होता है उसके जस्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए कि अगर ये कोई बीम है और इस बीम के ऊपर आपने कोई लोड अप्लाई किया और लोड अप्लाई करने के कारण, ठीक है, इसका कुछ बेंडिंग डायग्राम कुछ इस तरह का आएगा, बेंडिंग डायग्राम मिलेगा। और ये जो क्रिटिकल सेक्शन है, इस क्रिटिकल सेक्शन पे जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मतलब टॉप फाइबर पे कंप्रेशन होगा और बॉटम फाइबर पे टेंशन होगा, ठीक है। लेकिन जो फेवरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस होता है उसके कारण वर्किंग लोड पे आपको जो स्ट्रेसेस मिलेंगी वो जो लोअर फाइबर्स हैं जिनके अंदर स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस से कम है, मतलब इस लोड के कारण जो स्ट्रेस आ रही है उससे कम है, उनके अंदर स्ट्रेसेस आने लगेगी, ठीक है। मतलब सीधी बात ये है, प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी के कारण जो नीचे के फाइबर्स हैं वो भी कुछ एडिशनल स्ट्रेस लेने लगते हैं। और इसी कारण से मैंने कहा कि बेंडिंग में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट कंप्रेशन से ज़्यादा होती है, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ए सर्टेन रिडक्शन is permitted in peak value of negative moments at the support section in continuous beam, कि जो continuous beam होते हैं उन continuous beam के अंदर क्या होता है उसकी बात करते हैं। मतलब जो सपोर्ट पे जो नेगेटिव मोमेंट्स होते हैं उसको हम थोड़ा कम कंसीडर कर सकते हैं ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। अब देखिए होता क्या है मैं वो आपको बताता हूँ कि हम सबसे पहले कंटिन्यूस बीम कंसीडर करते हैं और उस पर देखते हैं कि सबसे क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा। मान लीजिए ये एक कंडेंस बीम है, ठीक है, ये आगे भी इधर जा रहा है, ये कंडेंस बीम है, ठीक है, इधर भी सपोर्ट्स हैं, इधर भी सपोर्ट्स हैं और इस बीम के ऊपर ये यूडीएल एक्ट कर रहा है। तो इसका जब आप बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, इन दोनों सेक्शंस के बीच में मतलब सपोर्ट्स के बीच में यूडीएल एक्ट कर रहा है। तो इस यूडीएल के कारण जो बेंडिंग आएगा, बेंडिंग डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, पैराबोलिक बन जाएगा ये। और ये सेकंड बेंडिंग डायग्राम है,
पॉजिटिव बेंडिंग डायग्राम, और इन एंड्स पे मतलब सपोर्ट्स पे जो मोमेंट्स इंड्यूस होंगे उनके कारण भी बेंडिंग डायग्राम बनेगा, और वो कुछ बेंडिंग डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये नेगेटिव मोमेंट्स हैं, ये पॉजिटिव मोमेंट्स हैं। ठीक, अब इसमें सबसे क्रिटिकल सेक्शन जो है वो ये सपोर्ट्स होते हैं, और सेकंड क्रिटिकल सेक्शन ये सेंटर ऑफ स्पैन होता है। ठीक है, अब जब आप लोड इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे भी मोमेंट इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी मोमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। लेकिन इस पे जब मोमेंट इंक्रीज होगा तो सबसे क्रिटिकल सेक्शन ये है, तो इस पे थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से होगा, लेकिन इस पे भी मोमेंट इंक्रीज होगा। और इसी कारण से मैंने कहा कि ये जो फेवरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट है, इसके कारण यहाँ पे भी रीडिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट होगा और यहाँ पे भी रीडिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट होगा, और इस पे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट होता है उसके कारण ही हम सपोर्ट पे जो नेगेटिव मोमेंट होता है उसको थोड़ा सा कम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने बोला कि फेवरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस के कारण ऐसा होता है, और ये फेवरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट के कारण होता है। क्लियर। अब थर्ड केस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा द स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यू टू चेंजेस इन क्रॉस सेक्शन, रीइंटरेंट, कॉर्नर्स, प्रेजेंस ऑफ होल्स एंड ओपनिंग्स इज ऑफन इग्नोर्ड। कि हम जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है वो कई सारे रीजंस के कारण आती है, कि शार्प एजेस हो, कॉर्नर हो, किसी सेक्शन के अंदर होल हो, या जो क्रॉस सेक्शन है वो मतलब चेंज हो रहा हो। यहाँ पे ज़्यादा सेक्शन है, यहाँ पे एकदम से कम हो गया, फिर एकदम से ज़्यादा हो गया। मतलब जो शार्प एजेस होती हैं वहाँ पे स्ट्रेस सबसे पहले मैक्सिमम पे आती है। मतलब जब आप लोड लगाते हैं तो जो कॉर्नर्स होते हैं, होल्स होते हैं, वहाँ पे स्ट्रेस सबसे पहले मैक्सिमम पे पहुँचती है। लेकिन जो प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी है उसके कारण जब जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे जो दूसरा सेक्शन है वहाँ पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, मतलब जो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन है वहाँ से स्ट्रेस दूसरे जो लेस क्रिटिकल सेक्शंस हैं उस पर ट्रांसफ़र हो जाती है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी है उसके कारण ही हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो इफेक्ट होता है उसको इग्नोर कर पाते हैं कई सारे केसेस में। ठीक, अब एक फोर्थ पॉइंट की बात और करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने कहा द शियर फोर्स इन ऑल रिवेट्स और अदर फास्टनर्स आर टेकन टू बी द सेम unless the joint is subjected to eccentric loading। अगर किसी स्टील स्ट्रक्चर में किसी जॉइंट पे एसेंट्रिक लोडिंग नहीं लग रही हो तो फिर उस जॉइंट पे जो रिबिट्स हैं उन सब रिबिट्स के अंदर फेवरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस के कारण जो शियर फोर्स होगा उसकी वैल्यू सेम होगी। बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कि ये जो फेवरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस होती हैं इसके कारण मतलब स्ट्रेसेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण हर रिबिट्स के अंदर फोर्स जो है वो इक्वलाइज होने की कोशिश करता है। ठीक है, एक फिफ्थ केस की बात और करते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए स्मॉल डिफरेंशियल सेटलमेंट इज इग्नोर्ड इन द एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। क्यों? बिकॉज कॉलेप्स लोड एसोसिएटेड विथ इट are not affected by small differential settlement of support। ये जो कॉलेप्स लोड होता है जिसे आप लिमिट लोड भी बोलते हैं, दिस लिमिट लोड इज ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्वांटिटी, और ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्वांटिटी होने के कारण ही जो स्ट्रक्चर के अंदर इम्परफेक्शंस होते हैं उससे इंडिपेंडेंट होता है। अब वो इम्परफेक्शंस कई सारे तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट हो, या जो फॉल्टी लेंथ ऑफ बार होती है वो हो, या जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं वेल्डिंग के कारण, रोलिंग के कारण वो हो। तो फिर ये जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है इसके कारण ही हम ये जो आपकी स्ट्रक्चर के अंदर इम्परफेक्शंस होते हैं उसको इग्नोर कर पाते हैं। किसके अंदर? इन द एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर? ये जो मैंने 5 केस डिस्कस किए इससे मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि भले ही हम इलास्टिक थ्योरी से डिज़ाइन करें या एनालिसिस करें, लेकिन
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम मटेरियल की जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर ही लेते हैं। ठीक, मतलब ये जो मटेरियल की प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालती है स्ट्रक्चर एनालिसिस पे। मटेरियल की जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है उसके अपने एडवांटेज तो होते ही हैं, जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया, लेकिन इलास्टिक थ्योरी के अपने कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज इन द सेंस कि इलास्टिक थ्योरी के बेसिस पे जब हम डिज़ाइन करते हैं तो कई सारी सिचुएशन में वो अनरियलिस्टिक हो जाती है, मतलब उसके बेसिस पे कई सारी सिचुएशन को हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। देखिए मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा कि इलास्टिक थ्योरी इज़ हाईली क्वेश्चनेबल एट सम सिचुएशंस। अब मैं एक सिचुएशन आपके सामने बताता हूँ कि ये इलास्टिक थ्योरी कब अनरियलिस्टिक हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा द इलास्टिक एक्शन ब्रेक डाउन इवन एट द वर्किंग लोड इन द केस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर सब्जेक्टेड टू शियर और टॉर्शन। कि इलास्टिक थ्योरी के बेसिस पे जब हम किसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं और वहाँ पे शियर डोमिनेट करे या टॉर्शन डोमिनेट करे, जैसे जब हम डीप बीम डिज़ाइन करते हैं, आरसीसी डीप बीम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस डोमिनेट कर जाती है, या जो स्लैब्स होती हैं, स्लैब में कॉर्नर पे टॉर्शन इंड्यूस होता है, वो टिल्ट करने की कोशिश करता है, मतलब वहाँ पे हमें टॉर्शन के लिए चेक करना पड़ता है और कई सारे केसेस में वहाँ पे टॉर्शन डोमिनेट भी करता है। तो उस सिचुएशन में ये इलास्टिक थ्योरी अनरियलिस्टिक हो जाती है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इलास्टिक एक्शन ब्रेक डाउन इवन एट द वर्किंग लोड, कि इलास्टिक एक्शन ख़त्म हो जाती है वर्किंग लोड पे। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि इलास्टिक थ्योरी में हम मटेरियल की स्ट्रेंथ अप टू यील्ड पॉइंट तक कंसीडर करते हैं और उसके बाद एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं और फिर वर्किंग लोड कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में जो इलास्टिक थ्योरी है वो वर्किंग लोड पे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वर्किंग लोड पे इलास्टिक ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक, और क्यों होता है वो भी मैंने लिखा कि द रेनफोर्सिंग स्टील बिकम्स इफेक्टिव ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, कि जब क्रैक्स फॉर्म होते हैं तब स्टील इफेक्टिव होता है या स्ट्रेसेस लेना चालू करता है। ठीक, और देखिए इसलिए लिखा कि विच डिस्ट्रॉय द इलास्टिक एक्शन, कि वो इलास्टिक एक्शन को ख़त्म कर देता है। और इसीलिए मैंने लिखा आगे कि हेंस द वर्किंग लोड मेथड बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी अपीयर्स टू बी अनरियलिस्टिक इन दिस केस, कि इस केस में जो इलास्टिक थ्योरी है वो अनरियलिस्टिक है, उसके बेसिस पे हम इस सिचुएशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे और एग्जांपल्स हैं, लेकिन उनको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब आज हमने जो कुछ डिस्कस किया उसको कंक्लूड और करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि प्लास्टिक एंड इलास्टिक थ्योरी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर since they predict the structural response at the working load level and at the stage of incipient collapse। ये incipient collapse का मतलब होता है just beginning of collapse, कि collapse होने के just पहले जो स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स होता है उसे हम प्लास्टिक थ्योरी के बेसिस पे बता पाते हैं। ठीक, और इसी तरह से जो इलास्टिक थ्योरी है वो वर्किंग लोड लेवल पे जो स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स होता है उसको प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि डिफ्लेक्शन क्या होगा, स्ट्रेसेस क्या होंगी, वाइब्रेशंस क्या होंगे, इनके बारे में बताता है। ठीक है, अब प्लास्टिक एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब थर्ड पार्ट में, हम प्लास्टिक एनालिसिस को समझने के लिए कुछ केसेस डिस्कस करेंगे और उनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू।